कि स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन विद अदर रूलर्स। सो हमने टेबल 1 एनालाइज किया कि 6 जो मोस्ट पावरफुल इम्पॉर्टेंट एम्परर्स थे उनको हम लोगों ने देखा। तो अब उसमें क्या हमने रियलाइज़ किया, जो मुगल्स थे उन्होंने एक वास्ट एम्पायर बिल्ट कर लिया, तो उन्होंने अपना एम्पायर बहुत ज़्यादा फैला लिया था। तो उनके अदर रूलर्स के साथ बैटल्स भी हुई बहुत सारी। जो मुगल्स थे वो अदर जो रूलर्स थे उनके साथ एक्सटर्नली बैटल करते थे और उन्होंने अपने रिलेशंस मेंटेन करके रखते थे वो लोग। ऐसे नहीं कि बैटल हो गई तो बस उनसे रिलेशन ख़त्म। तो उनकी पावर मुगल की कैसे इंक्रीज़ हुई कि उन्होंने अदर रूलर से भी रिलेशंस अच्छे से मेंटेन करके रख रखे थे। सो उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता था। तो पावर ऑफ मुगल इंक्रीज्ड एंड मैनी रूलर्स पर्टिकुलरली राजपूत चूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट और अपोजिशन। सो अगर उनके रिलेशंस अच्छे होते थे तो बहुत सारे जो रूलर्स थे, जैसे कि मोस्टली जो राजपूत्स थे, वो लोग उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते थे, उनका अपोजिशन नहीं करते थे, उनके साथ टाई अप कर लेते थे। मोस्ट ऑफ देम बी फ्रेंडेड मुगल्स बाय मैरिंग देयर डॉटर्स इनटू मुगल फैमिलीज। बहुत सारे जो राजपूत्स थे उन्होंने अपनी डॉटर्स की भी मैरिज करी है मुगल्स में, तो वो लोग फ्रेंडली थे एक दूसरे से। एग्जाम्पल, जहांगीर की जो मदर थी वो किसकी डॉटर थी? राजपूत थी, अम्बेर की, जो कि अभी जयपुर में है। शाहजहाँ की जो मदर थी वो भी राजपूत डॉटर थी, मारवाड़ की। सो सब जो रूलर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था मुगल अथॉरिटी को और उन्हें मैट्रिमोनियल अलाइंसेस में एंटर करने दिया था, जहाँ पर वो लोग मुगल्स को ऑनर्ड करते थे, रिवार्डेड करते थे, उन्हें हाई पोजीशन देते थे मुगल कोर्ट्स में। मैनी राजपूत रूलर ऑफर टफ अपोजिशन टू मुगल रूल। बट बहुत सारे राजपूत रूलर्स ऐसे भी थे जिन्होंने टफ अपोजिशन किया मुगल रूल का, जैसे कि सिसोदिया रूलर्स थे, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। इन्होंने उन्हें बियर नहीं किया, उन्होंने मुगल से बैटल की। इट वॉज द टाइम ऑफ अमर सिंह दैट सिसोदियास इवेंचुअली एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी। फिर राणा सांगा की डेथ के बाद जब सिसोदिया रूलर में अमर सिंह आए तब उन्होंने मुगल एम्पायर को एक्सेप्ट कर लिया। राजपूत हु डिफीटेड बाय मुगल्स वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जो राजपूत मुगल से डिफीट हो जाते थे उन्हें भी वो ऑनर देते थे, रिस्पेक्ट करते थे उनकी। उनकी जो लैंड होती थी, जो कि कहा जाता है वतन, वो उन्हें वापस दे दी जाती थी और वहाँ पे उन्होंने असाइन कर दिया जाता था ऐसे वतन जागीर्स। ठीक है, जो जिस लैंड का रूलर होता था उन्हें वो लैंड ऐसे दी जाती थी कि उन्हें वहाँ पे असाइन कर दिया जाता था, उन्हें वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती थी। सो उन्हें भी रिस्पेक्ट दी जाती थी अदर रूलर्स को। मोस्ट मुगल रूलर्स एंश्योर्ड नॉट टू डिसरिस्पेक्ट द रूलर्स दे हैड डिफीटेड। जो मोस्टली मुगल रूलर्स थे वो लोग अदर रूलर्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे कि हमने इन्हें डिफीट कर लिया, इन्हें बैटल में हरा दिया तो हम इनकी डिसरिस्पेक्ट करने लग जाए, ऐसा वो लोग नहीं करते थे। इसकी वजह से जो मुगल्स थे वो अपने फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करके रखते थे किंग्स से और चिफ्टन से। औरंगजेब डिफाइड हिज दिस पॉलिसी एंड इंसल्टेड शिवाजी व्हेन ही केम टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी। अब ये जो बाकी जो रूलर्स थे इनके टाइम पे तो मेंटेन थे सारे रिलेशन दूसरे रूलर्स के साथ, लेकिन जो लास्ट टाइम पीरियड आया औरंगजेब का, उन्होंने ये पॉलिसी नहीं अपनाई, ये उन्होंने गलती करी, उन्होंने डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने शिवाजी को डिफीट किया तो उन्होंने उनकी डिसरिस्पेक्ट की, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े मराठा से, सिख से भी, राजपूत डायनेस्टी से भी, अहोम से भी, सबसे उनके रिलेशन बिगड़ चुके थे। नाउ मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट मुगल्स डिड नॉट फॉलो द रूल ऑफ primogeniture, wherein the eldest son was the sole heir to his father's throne and kingdom. They followed Mughal and Timurid custom of corpuscinary inheritance, wherein the father's kingdom or property was divided among all his sons. This law of succession was followed by early Mughals like Humayun, who divided Mughal kingdom among his brother as per his father's will. Gradually, the Mughals stopped following this law of succession. The Mughal princes began to rise in rebellion against their fathers to claim the throne. The death of a Mughal emperor was followed by a war of succession among his sons. This caused financial loss and political instability in the empire. अब सक्सेशन का जो ट्रेडिशन था उनके, इसमें सक्सेशन में किसी किंग की डेथ हो गई तो उसके बाद उसका जो रूल, जो एम्पायर था वो किसके हैंड में चला जाएगा? उनके सन में। तो वो जो सन उनका क्या हो गया? सक्सेसर हो गया। तो ये जो ट्रेडिशन था सक्सेशन का,
ये धीरे धीरे उनका बिगड़ता गया। क्यों? क्योंकि एक ही किंग के बहुत सारे बेटे होते थे। तो पहले तो किंग की क्या पॉलिसी थी, उनकी क्या विल बनती थी कि जो भी उनके प्रोमिसेस है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी वो इक्वली सारे सन में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब वो रेबेलियन स्टार्ट हुआ, किसी सन ने रिवॉल्ट कर दिया, तो उनकी पॉलिसीज बिगड़ती चलती गई। ठीक है, तो सक्सेशन की भी वॉर होने लगी उनके बेटों के बीच में, वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से उनके एम्पायर को फाइनेंशियल लॉस भी बहुत हुआ और उनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो गई। नाउ अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो अकबर का टाइम पीरियड था। उन्हीं के टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में बताया गया है कि उन्होंने किस टाइप से एडमिनिस्टर किया है, क्या उनकी पॉलिसीज़ रही, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज क्या थी, वो सब कुछ बताया गया है। क्योंकि अकबर का जो टाइम पीरियड था वो ज़्यादा था। इनसे पहले जो बाबर और हुमायूं का टाइम पीरियड था वो इतना लॉन्ग टाइम पीरियड नहीं था, वो शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड ही था, इसलिए उन्हें इतना एडमिनिस्टर करने का मौका नहीं मिला। लेकिन अकबर का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था, तो उनकी पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उनका पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर्स रेन कम्स फ्रॉम हिज हिस्ट्री नेम्ड अकबरनामा। अब अकबर का जो टाइम पीरियड है वो उनकी हिस्ट्री में कहाँ से पता चलती है? अकबरनामा से। अकबरनामा क्या है? उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, जिसने जो अकबर के कोर्ट में थे एक अबुल फजल, उन्होंने बनाया था, अबुल फैज़ल ने। ये उनके कोर्ट के हिस्टोरियन थे। उन्होंने अकबर के बारे में सब कुछ लिखा। उन्होंने अपनी बुक लिखी अकबरनामा, जिसके 3 वॉल्यूम बनाए उन्होंने। फर्स्ट वॉल्यूम में उन्होंने अकबर के एंसेस्टर की डिटेल बताई है कि अकबर के एंसेस्टर्स कौन कौन थे। सेकेंड बुक में उन्होंने जो अकबर के टाइम पीरियड में जो मेन इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में लिखा। और थर्ड वॉल्यूम जो था उनसे उन्होंने नाम दिया आईने अकबरी, जिसमें उन्होंने उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और उनकी जोग्राफिक जो थी एम्पायर की, उनके डिटेल्स दिए हैं। ओके, सो आईने अकबरी में अबुल फजल ने बताया है सब कुछ। उन्होंने पूरी उनकी लाइफ को हाईलाइट किया है। द एम्परर वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट। जो एम्परर होता था वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था। वजीर और प्राइम मिनिस्टर एंड दीवान और फाइनेंस मिनिस्टर वर द हाईएस्ट पर्सन बिलो द एम्पायर। अब एम्परर से नीचे कौन होते थे? वजीर होते थे उनके, और दीवान होते थे। वजीर कौन होते थे? उनके प्राइम मिनिस्टर होते थे, और जो दीवान होते थे वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। ये एम्परर के नीचे जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती थी वो इनकी होती थी। आईने अकबरी से हमें ये भी पता चलता है कि उनका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था अकबर का। अकबर्स एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास। अकबर का जो एम्पायर था उनको उन्होंने डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, जिसको नाम दिया गया था सूबास। सभी सूबा में फिर नंबर ऑफ सरकार डिवाइड थी, मीन्स फिर सूबास को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था। जैसे हमारे होता है ना, सेंट्रल लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, वैसे ही यही था। तो हमारा जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चल रहा है वो कहीं ना कहीं अकबर के टाइम पीरियड से इन्फ्लुएंस्ड है। सो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो मैं पहले भी बताया लास्ट वीडियो में भी कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको केयरफुली लिसन केयरफुली, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंफ्यूज मत होइएगा कहीं भी। So each Suba was divided into number of sarkars, means districts, and sarkar was further divided into paragons or tahsil and mahals, means group of villages. It further states that in 1580 there was 12 subas in Akbar Empire. So 1580 तक अकबर के एम्पायर के अंडर 12 सूबास थी, में उन्होंने डिवाइड कर दिया था। फिर 3 न्यू सूबास और बनाई थी जब उन्होंने डेक्कन को कन्क्वेयर कर लिया था। फिर जो सूबा को गवर्न करता था उसे कहा जाता था सूबेदार, जिसे कौन अपॉइंट करता था? एम्परर अपॉइंट करते थे, जो कि पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शंस को परफॉर्म करते थे। फिर जो सूबेदार थे उन्हें कौन हेल्प करता था? बख्शी और पे मास्टर ऑफ द आर्मी, सदर और रिलीजियस मिनिस्टर, फौजदार और मिलिट्री कमांडर्स, एंड कोतवाल्स और टाउन पुलिस कमांडर। A Suba also had a Diwan who looked after revenue and finance and reported directly to the emperor. ठीक है, अभी इनको हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे। सो स्टार्ट विद आवर टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर
मुगल के अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता था। सो अब ये जो हमने एक्टिविटी पढ़ी इसमें बताया कि कैसे अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे और उनके क्या क्या उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती थी। फर्स्ट टू मुगल एम्पर बाबर एंड हुमायूं रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच दे कुड नॉट फोकस बियॉन्ड स्टैब्लिशिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द मुगल रूल इन द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये मैंने अभी बताया कि फर्स्ट के जो 2 मुगल थे बाबर और हुमायूं, उनका रूलिंग टाइम पीरियड बहुत कम था, जिससे उन्हें ये सब करने का मौका नहीं मिला कि वो किस तरह से उन्हें इस्टेब्लिशमेंट करना है, कैसे उन्हें अपने को स्ट्रेंथन करना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जो अकबर का टाइम पीरियड आया तो उनका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था। उन्होंने मीन्स अबाउट हाफ अ सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया, इसलिए उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एफिशिएंटली स्टैब्लिश किया। कुछ उन्होंने पुराने जो दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उन्हें अपनाया और उन्हें और मैनिपुलेट करके उसे और अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट किया। अब उनके एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। पहला है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एम्पर वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री एंड इट्स सुप्रीम कमांडर। जो मुगल एम्पर होते थे वो मिलिट्री के हेड होते थे और सुप्रीम कमांडर। मिलिट्री ट्रुप्स वर डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अब उनकी जो मिलिट्री ट्रुप्स होती थी उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो ट्रुप होती थी वो चिफ्टेंस की होती थी, जो कि एम्पर को ट्राइब्यूट करते थे। फिर सेकंड होती थी दाखिली और ट्रुप्स डायरेक्टली रिक्रूटेड एंड पेड बाय द एम्पर, जो डायरेक्टली एम्पर पेड करते थे उन्हें। फिर अहादीज और ट्रुप्स रिक्रूटेड बाय एम्पर फ्रॉम गुड फैमिलीज, जो गुड फैमिलीज से होते थे उन्हें अपॉइंट किया जाता था। और ट्रुप्स सप्लाइड बाय मनसबदार्स। और कुछ ट्रुप्स कौन सप्लाई करते थे? मनसबदार सप्लाई करते थे। द मुगल मिलिट्री कंप्राइज कैवलरी, आर्टिलरी, इन्फेंट्री एंड स्मॉल फ्लीट्स ऑफ शिप्स एंड बोट्स। अब उनकी मिलिट्री में कौन कौन होते थे? कैवलरी होते थे, मीन्स जो घुड़सवार होते थे, घोड़े के ऊपर, हॉर्स के ऊपर बैठ के जो फाइट करते थे। फाइटिंग देखी है ना सबने, हिस्टोरिकल जो मूवीज़ आती है उसमें किंग्स की फ़ाइट बताते, बैटल बताते, तो उसमें बताते ना हॉर्स के ऊपर बैठ के भी फाइट करते। कैवलरी, आर्टिलरी जो लोग तीर चलाते हैं, इन्फेंट्री जो पैदल वाली सेना होती है। ऐसे अलग अलग टाइप्स के उनकी सोल्जर्स होते थे। अब पहला हम पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम क्या होता था। अकबर इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम टू ऑर्गेनाइज हिज एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली। अकबर ने कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया? मनसबदारी, जिससे कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिवली वर्क कर सके। द टर्म मनसब मीन्स अ पोजिशन और रैंक। मनसब का मतलब क्या होता था? एक पोजिशन या एक रैंक दी जाती थी। एनीवन हु वॉज गिवन अ मनसब और रैंक अपॉन जॉइनिंग द मुगल सर्विस वॉज कॉल्ड अ मनसबदार। ठीक है, अब जो भी उन्हें पोजीशन दी गई है, रैंक दी गई है किसी पर्सन को, तो उसे कहा जाता था मनसबदार। ठीक है, जैसे अभी होता है हमारी गवर्नमेंट सर्विसेज होती है, तो उसमें एक कांस्टेबल भी हो सकता है, एक पुलिसमैन भी हो सकता है, उसके ऊपर एसपी, डीएसपी, ऐसे अलग अलग रैंक्स होती है। तो सिर्फ एक रैंक देना, एक पोजीशन देना होता है मनसब, और जो पर्सन को दी जाती थी वो रैंक, वो हो गया मनसबदार। ओके, आया समझ में? कोई भी ऑफिसर बनाना, कोई भी पोजीशन देना उसको अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, उसे कहा जाता था मनसबदार। इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग विद ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग टुरेन्स और टर्किश नोबल्स टू द मुगल सर्विस, मुगल्स ऑल्सो रिक्रूटेड ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड मैनी अदर कल्चरल ग्रुप्स एज मनसबदार्स। अब पहले जो थे इनके रूल, जब बाबर और हुमायूं आए, उनके जो ऑफिसर्स होते थे वो सिर्फ टर्किश ही होते थे। क्यों? क्योंकि जो बाबर थे वो टर्की से आए थे, वो टर्की रूलर थे, तो उन्होंने अपने ऑफिसर्स जो अपॉइंट कर रखे थे वो सिर्फ टर्किश कर रखे थे। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया। अकबर के टाइम पीरियड में उन्होंने सारे रिलीजन के ऑफिसर्स बनाए। वो मराठास भी हो सकते थे, वो राजपूत भी हो सकते थे, मुस्लिम्स भी हो सकते थे, ईरानियंस भी हो सकते थे, अफगानीज भी हो सकते थे। उन्होंने सारे रिलीजियस के ऑफिसर बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि मुगल एम्पायर हैड बिकम वास्ट एंड इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस ईच हैविंग इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट कल्चर। क्यों? क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड पे एम्पायर बहुत बढ़ गया था, वास्ट हो गया था। डिस्ट्रिक्ट प्रोविंसेस में सब तरह के रिलीजन वाले लोग रहते थे, तो एफिशिएंटली अच्छे से वर्क कर सके, सब एक दूसरे के रिलीजन को समझ सके, इसलिए उन्होंने सारे रिलीजन के ऑफिसर्स बनाए।
including people from diverse background into Mughal service would have helped in managing different areas effectively. Okay, अगर different religion के areas है तो different diversity background होगा तो अच्छे से work कर पाएगा. Also, certain political groups like Rajput, Afghan, Marathas had become powerful, and it was important to take them into confidence and satisfy their need to stay in power. अब जो राजपूत होते थे, अफगान्स होते थे, मराठास होते थे, ये भी बहुत पावरफुल रूलर्स थे. सो इन लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए इन्हें भी ऑफिसर एज अ ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था. मनसबदार वर रिक्रूटेड इन बोथ सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट. अब जो ये मनसबदार बनाए जाते थे, ये सिविल सर्विसेज में भी होते थे और मिलिट्री डिपार्टमेंट में भी अपॉइंट किया जाता था इन्हें. दे कुड नॉट बी अपॉइंटेड और जुडिशियल सर्विसेज, लेकिन इन्हें जो जुडिशियल सर्विस होता था उसमें अपॉइंट नहीं किया जाता था मनसबदार्स को. मनसबदार्स फिक्स्ड द रैंक एंड सैलरी ऑफ द मनसबदार्स. अब जो ये मनसब होती थी मीन्स जो उनकी पोजीशन होती थी फिक्स होती थी सभी. अब मनसबदार तो बना दिए, मीन्स जैसे कि आप अपने स्कूल का एग्जांपल ले लीजिए. अब आपके स्कूल में सब तरह के वर्कर्स काम करते हैं, वो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड ऐसे दी जाती है ना. सबसे नीचे वाले ड्राइवर्स होते हैं या जो स्कूल में वर्क करते हैं वो होते हैं. टीचर्स होती है, टीचर्स भी फिर प्राइमरी क्लासेस के अलग, टीजीटी क्लासेस के अलग, पीआरटी क्लासेस के अलग. टीचर के ऊपर फिर प्रिंसिपल अलग होते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्टर अलग होते हैं. ऐसे अलग अलग रैंक दी जाती है ना, वैसे इनके भी सिस्टम में वही होता था. अब मनसबदार तो बना दिए, लेकिन उनकी रैंक और उनकी पोजीशन फिक्स होती थी. कोई कम रैंक वाला हुआ, किसी की पोजीशन ज़्यादा है, किसी की पोजीशन और ज़्यादा है, ऐसे अलग अलग पोजीशन दी जाती थी. तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी भी फिक्स होती थी. जो लो रैंक पे है उसकी सैलरी कम, जो उसके ऊपर है उसकी सैलरी ज़्यादा, फिर जो और उसके ऊपर है उसकी सैलरी ज़्यादा. ऐसे पोजीशन रैंक के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी भी फिक्स की जाती थी, और जो उनकी पोजीशन होती थी उसके अकॉर्डिंग उनको मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी. It also specified the number of सवार और horsemen and military equipment that he had to supply to the Mughal army. अब जो मनसबदार बनाया है उसके ऊपर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. सपोज़ उसे कोई एरिया दे दिया गया, उसे एक प्रॉपर्टी दे दी गई जिसे वो जागीर कहते थे. ये सारे वर्ड्स आप अभी हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जो पहले अकबर के टाइम के वर्ड्स से. ठीक है, कहते हैं ना तुम्हारे पिताजी की जागीर है क्या ये, तो वो जागीर मीन्स एक प्रॉपर्टी होती थी. एक पर्टिकुलर टेरिटरी, एक पर्टिकुलर एरिया किसी मनसबदार को दे दिया. वो मनसबदार के अंडर में फिर कैवलरी मैन होते थे, मीन्स जो हॉर्समैन होते थे, सवार जिसे कहते हैं, उसका काम होता था उन्हें मेंटेन करके रखना हॉर्स को, हॉर्समैन को, अब पूरी आर्मी बना के रखना ताकि कभी भी कहीं से भी हमला हो जाए तो वो डिफेंड कर सके. रैंक एंड सैलरी ऑफ मनसबदार वॉज डिटरमाइंड बाई न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड ज़ात. अब जो रैंक और जो सैलरी डिटरमाइन करते थे मनसबदार की, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू उन्होंने बनाई थी जिसको नाम दिया था ज़ात. जिसकी जितनी ज़ात होती थी उतनी उसकी रैंक होती थी और उसकी सैलरी होती थी. न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती थी. ओके, सपोज इसमें दिया है अंडर अकबर ज़ात अबव 5000 वर यूजली रिजर्व्ड फॉर प्राइंसेस while those between 10 and 5000 were assigned to others. अब सबसे हाई ज़ात क्या होती थी 5000. इसको ऐसा मतलब सपोज ये पर्सन खड़ा है, इसको कह दिया इसकी ज़ात 5000 है, मीन्स इसकी पोजीशन सबसे हाई है, इसकी रैंक सबसे हाई है, उसकी सैलरी भी सबसे ज़्यादा होती थी. ठीक है, आया समझ में. और जिसकी सैलरी कम होती थी उन्हें अलग कामों के लिए असाइन किया जाता था. Akbar took strict measures to check malpractices among Mansabdar who had to get their cavalrymen reviewed and registered. Mansabdar had to maintain good quality of horses. The horses were regularly inspected and marked to ensure that they were not replaced to the horses of inferior quality. Mansabdar were frequently transferred. They received money from royal treasury to pay salary to the soldiers. अब क्या करते थे वो टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी करते थे कि ठीक से वर्क कर रहे हैं कि नहीं मनसबदार. तो एक हॉर्स जो होता था उनके ऊपर भी वो लोग सील लगाते थे एक तरह की कि ये इस मनसबदार के घोड़े हैं तो उसके ऊपर अलग सील लगेगी, फिर कोई दूसरा मनसबदार है उसके घोड़े पे अलग सील लगेगी,
ताकि वो लोग अपने अपने हॉर्सेस की केयर कर सके और उन्हें पता चले कि कौन अच्छे से वर्क कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर उन्हें सैलरी दी जाती थी। और उन्हें मनी कहाँ से मिलती थी मनसबदार्स को? रॉयल ट्रेजरी से, जहाँ से वो सोल्जर्स को सैलरी पे करते थे। नाउ जागीरदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम समझ में आ गया ना आप लोगों को? अब नेक्स्ट है जागीरदारी सिस्टम। मनसबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज इन द फॉर्म ऑफ जागीर्स और लैंड फ्रॉम विच दे कुड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। अब मनसबदार को सैलरी कहाँ से मिलती थी? मनसबदार को सैलरी मिलती थी जागीर के फॉर्म में। मीन्स उन्हें एक लैंड, एक एरिया, एक टेरिटरी दे दी जाती थी कि ये लैंड तुम्हारी, ये टेरिटरी तुम्हारी, यहाँ से यहाँ तक का एरिया तुम कंट्रोल करोगे। वहाँ से वो लोग रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे। वहाँ के जो पिजेंट्स होते थे वहाँ से वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। उस रेवेन्यू का कुछ हिस्सा वो खुद रखते थे, जो कि उनके जो सोल्जर्स होते थे, जो उनकी आर्मी होती थी, उन्हें सैलरी देने के लिए, और कुछ हिस्सा फिर वो एम्परर के पास भी जाता था। In this way, Mansabdari system was an integral part of Jagirdari system. Under Jagirdari system, empire was divided into number of small areas called Jagirs, and the person who held a Jagir was called Jagirdar. ठीक है, यही चीज़ आपने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ी है। इक्तदार जैसे हमने कहा था, उसमें क्या होता था, इक्तदार में वो लोग गैरिसन टाउन बनाते थे। उस गैरिसन टाउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर्सन को दी जाती थी उसे कहते थे मुक्ति या इक्तदार, और जो वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसे कहता था इक्तास। इसमें भी वही है लेकिन कुछ डिफरेंस है। इसमें उन्होंने जागीर नाम दे दिया, जागीरदारी सिस्टम उसे कहा गया कि किसी मनसबदार को एक जागीर दे दी, उन्होंने एक लैंड दे दी, वहाँ की प्रॉपर्टी दे दी उसे, और वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? वो मनसबदार करेगा। ठीक है, उसे जागीरदार भी कहा जाता था। The system of assigning Jagirs as salary to Mansabdar is somewhat similar to Ikta system practiced in Delhi Sultanate. Unlike provincial governor or Muktis, Mansabdars did not administer these Jagirs or reside in them. लेकिन डिफरेंस क्या है कि इक्तास में क्या होता था, जो इक्तदार होता तो उसे वहीं पर रहना पड़ता था, उसे गैरिसन टाउन में रहना पड़ता था, वहाँ की प्रोटेक्शन करनी पड़ती थी, वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम संभालना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या था कि मनसबदार को वहाँ रहना नहीं पड़ता था, वो चाहे तो कहीं भी रह सकता था, वो अपना जागीरदार वहाँ पर रख सकता था जो कि वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। ठीक है, ये डिफरेंस था इक्तदार में और जागीरदार में। दे वर ओनली एंटाइटल टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट कल्टिवेटिंग द लैंड इन देयर जागीर। ठीक है, उसे उसका काम सिर्फ इतना होता था कि वो जो वहाँ का जागीर उसे दी गई है वहाँ से वो पीजेंट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। The Jagirs were not given on hereditary basis, could be transferred from one मनसबदार to another. हेरिडिटरी बेसिस नहीं होता था, वो ट्रांसफ़र भी कर सकते थे कभी भी एक मनसबदार से दूसरे पर। ठीक है, अब उनको चैलेंजेस क्या फेस करने पड़े? एज टाइम वेंट बाय द सिस्टम ऑफ असाइनिंग जागीर्स presented many challenges before the Mughal rulers. While evaluating Jagir during Akbar reign, proper care was taken to ensure that the revenue collected from them was almost equivalent to the salary of मनसबदार. अकबर के टाइम पीरियड में क्या हुआ, ये चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। उन्हें वो अच्छे से केयर करते थे, एंश्योर करते थे कि जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है उतना सफिशेंट है कि नहीं, सभी मनसबदार को सैलरी मिल रही है कि नहीं। बट अकबर औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में सब चेंज हो गया, क्योंकि एम्पायर और बढ़ता जा रहा था, मनसबदार ज़्यादा लग रहे थे। ठीक है, सो जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था वो कम पड़ रहा था मनसबदार के सैलरी से। ठीक है, ऑल्सो नंबर ऑफ मनसबदार हैड ग्रेटली इंक्रीज बाय टाइम, दिस वर नॉट इनफ जागीर टू बी असाइन टू जागीरदार्स। एज अ रिजल्ट मनसबदार स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम प्रेजेंट, दिस कॉज प्रेजेंट टू सफर अ लॉट। अब क्या हुआ, मनसबदार बढ़ गए। अब मनसबदार बढ़ते गए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, लेकिन जागीर कहाँ से दे? जागीर तो उतनी ही है उनके पास। ठीक है, तो जैसे जैसे मनसबदार बढ़ते गए तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया पीजेंट से। उन लोगों ने सोचा पता नहीं कब जागीर छीन ली जाए हमसे, तो जितना पैसा कमा सकते उतना कमा लेते हैं, तो उन्होंने पीजेंट से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब कुछ भी होता था सफ़र कौन करता था? पीजेंट्स। क्यों? क्योंकि जो सबसे नीचे होगा सफ़र तो वही करेगा, तो पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। फिर वो लेके आए ज़मींदारी एंड जब्त सिस्टम। ठीक है, जब्त वर्ड भी सुना है ना,
चीज़ें जब्त कर लेना, ठीक है, मीन्स अपने पास ले लेना, अपने कब्जे में ले लेना, दैट इज जमींदारी। एंड जब्त सिस्टम क्या होता था? लैंड रेवेन्यू और द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर मुगल गवर्नमेंट। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था मुगल गवर्नमेंट का? जो पीजेंट से टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो उनकी मेन सोर्स होती थी इनकम की। और भी होते थे लेकिन मेन सोर्स यही होता था। सो 1580 CE में अकबर ने अडॉप्ट किया न्यू सिस्टम जिसे उन्होंने नाम दिया जब्त और दहशाला। दिस सिस्टम वॉज framed by Akbar's revenue minister राजा टोडरमल and was based on the land revenue system of शेर शाह सूरी। अब ये सिस्टम किसने बनाया था? जो अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल, ठीक है। अकबर के 9 रत्नों के बारे में सुना है ना, जिसमें बीरबल, तानसेन, टोडरमल सब लोग ऐसे 9 उनके ऑफिसर्स थे जो उन्हें 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। उसमें उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनका नाम था टोडरमल। उन्होंने ये जब्त और ज़मींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो कि शेरशाह सूरी के लैंड रेवेन्यू सिस्टम पे बेस्ड था। ये सिस्टम प्रूफ हुआ बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। इट स्ट्रेंथन्ड द इकोनॉमिक सिस्टम एंड फिल्ड अप मुगल ट्रेजर विद वेल्थ अर्न्ड फ्रॉम लार्ज कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। इससे इनका इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत हो गया। मुगल के ट्रेजर में बहुत सारा वेल्थ आ गया था, बहुत सारा खजाना इकट्ठा हो गया था उनका, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कलेक्शंस कर लिए थे रेवेन्यू से। सो मनी दस कलेक्टेड वॉज यूज फॉर बिल्डिंग फोर्ट्स, मैग्निफिशेंट पैलेसेस, रेजिंग अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सब्जेक्ट। सो जितनी मनी उन्होंने कलेक्ट किए वो उन्होंने बिल्डिंग फोर्ट में, मैग्निफिशेंट पैलेसेस बनाए उन लोगों ने, स्ट्रॉन्ग आर्मी बन गई थी उनके सब्जेक्ट्स वेलफेयर के लिए, सब में उन्होंने मनी को यूज़ किया। द जब्त सिस्टम में 3 मेन फीचर थे। फर्स्ट था मेजरमेंट, ईच पीजेंट्स लैंड वॉज मेजर्ड। जितने भी उनके पीजेंट्स थे उनकी टेरिटरी में, उनके एम्पायर में, सबके फिर राजा टोडरमल ने क्या किया, उन्होंने पहले इंस्पेक्शन किया, सर्वे किया पूरा कि कहाँ पर लैंड कितनी कल्टिवेटेड है, कहाँ पर क्रॉप्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितनी क्रॉप्स बेचने पर कितना पैसा मिलता है, कहाँ की लैंड फर्टाइल है, कहाँ की नहीं है। उन्होंने पूरा पहले सर्वे किया, मीन्स मेजरमेंट किया उन्होंने पहले तो कि कितने पीजेंट्स के पास कितनी लैंड है। फिर सर्वे किया उन्होंने, उसके बेसिस पे 1570 से 1580 तक मीन्स 10 सालों तक उन्होंने सर्वे किया। कल्टिवेटेड लैंड को उन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया कि एवरी ईयर जो लैंड कल्टिवेट होती है वो हो गई पोलाज, परोती हो गई फैलो लैंड कल्टिवेटेड एवरी वन हो, कोई 1-2 सालों में कल्टिवेट होती कोई लैंड, उसको नाम दिया गया परोती। फिर छछर मीन्स फैलो लैंड कल्टिवेटेड एवरी 3 और 4 ईयर्स, जो 3 से 4 सालों में कल्टिवेट होती है जो लैंड, उसको अलग नाम दिया गया। और लास्ट हुई बंजर, बंजर ज़मीन जो हम बोलते हैं जो कि फर्टाइल नहीं होती है लैंड, मीन्स लास्ट 5 ईयर से जो लैंड फर्टाइल हुई नहीं, कल्टिवेशन हुआ ही नहीं, जहाँ पे 5 सालों तक उस ज़मीन को बोल देते थे बंजर, ठीक है। तो ऐसे 4 पार्ट में उन्होंने लैंड को डिवाइड किया। फिर टैक्स टू बी गिवन ऑन ईच क्रॉप वॉज फिक्सड इन कैश। सभी फसलों के ऊपर उन्होंने टैक्स फिक्स कर दिया कि कौन सी क्रॉप पर कितना टैक्स लगाया जाएगा। दिस वॉज डन बाय फाइंडिंग आउट द एवरेज प्रोड्यूस एंड लोकल प्राइस ऑफ ईच क्रॉप ओवर लास्ट 10 ईयर। 10 ईयर तक उन्होंने सर्वे किया, फिर उन्होंने एवरेज निकाला कि किस क्रॉप का कितना प्राइस मिल सकता है, कौन सी क्रॉप कितना प्रोडक्शन देगी। रेवेन्यू कुड बी पेड इन कैश और काइंड एंड फार्मर्स कुड गेट लोन फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। रेवेन्यू जो था वो कैश में पे किया जाता था और फार्मर्स को लोन भी दिया जाता था एग्रीकल्चर के लिए। फार्मर्स हैड हेरिडिटरी राइट ओवर द लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड रेवेन्यू, ठीक है। जब तक वो लोग रेवेन्यू दे रहे तब तक उनका उस पर राइट रहता था लैंड के ऊपर। जब्त सिस्टम डिड नॉट प्रिवेल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल वेयर सर्विंग लैंड एंड मेंटेनिंग प्रॉपर अकाउंट वॉज डिफिकल्ट। अभी जो जब्त सिस्टम था गुजरात और बंगाल में अच्छे से नहीं कर पाए वो लोग, वहाँ पर डिफ़िकल्टी होती थी क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज़ होते थे। बॉर्डर एरियाज़ में कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इन मोस्ट प्लेसेस लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड बाय विलेज हेडमैन और लोकल चिफ्टन हु वॉज कॉल्ड ज़मींदार। अब लैंड रेवेन्यू कौन कलेक्ट करता था? जो उस विलेज का हेडमैन होता था, जो रिच पर्सन होता था, लैंडलॉर्ड होता था जो वहाँ का, उसको कहा जाता था ज़मींदार, ठीक है। वो ज़मींदार वहाँ का लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। ज़मींदार्स वुड रिबेल अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ मुगल ऑफिशियल्स। अब ज़मींदार कौन हो गया? वो इंटरमीडिएटरी पर्सन हो गया, मीन्स वो बीच का पर्सन हो गया।
वो क्या करता था, वो पीजेंट से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था और जाकर एम्परर को देता था। तो एम्परर और पीजेंट्स के बीच का पर्सन होता था ज़मींदार। अब ज़मींदार भी बहुत बार रिबेल कर देते थे, क्योंकि वो जो मुग़ल ऑफिसर्स करप्शन करते थे, बहुत बार मुग़ल ऑफिसर्स ब्राइब दे देते थे, या बहुत बार जो मुग़ल ऑफिसर्स होते थे वो एक्सप्लॉइट भी करते थे, उन्हें पीजेंट्स को भी एक्सप्लॉइट करते थे, ज़मींदार्स को भी करते थे। तो ज़मींदार्स ने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। लैंड टैक्स भी इंक्रीज़ होता गया फ्रॉम 1/3 टू 1/2 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। 1/3 से लेके उन्होंने 1/2 तक उसको टैक्स को पहुंचा दिया। सो मैनी फार्मर्स कुड नॉट पे टैक्स एंड बिकम लैंडलेस। बहुत सारे फार्मर्स जो होते थे वो टैक्स नहीं दे पाए और वो लैंडलेस हो गए, उनकी ज़मीन छीन ली गई। दे वर फोर्स टू वर्क फॉर ज़मींदार फॉर वेजेस। देयर वर इंस्टेंसेस व्हेन ज़मींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ सेम कास्ट टुगेदर रिबेल्ड अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। अब जब ज़मींदार पीजेंट सेम कास्ट के होते थे, उन लोगों ने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। सो 17th सेंचुरी के एंड तक पीजेंट रिवॉल्ट राइज हो गया, जिससे कि मुगल एम्पायर में स्टेबिलिटी कम होती गई। अब अकबर की पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे हम। अकबर पॉलिसी ऑफ सुलह कुल। अकबर वॉज कीन ऑन हैविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट एंड देयरफॉर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, अकबर की जो गवर्नमेंट थी वो स्टेबल थी और उन्होंने पॉलिसी अपना रखी थी रिलीजियस टॉलरेंस की। मीन्स वो दूसरे रिलीजन को भी टॉलरेट करते थे, उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। So in 1580 he abolished the jizya, which was religious tax taken from non-Muslims. जो पहले नॉन मुस्लिम्स जो होते थे उनसे एक टैक्स लिया जाता था जिसको नाम था जजिया, वो उन्होंने एबॉलिश किया। ही ऑल्सो बिगैन टू गिव डोनेशन टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ ऑल रिलीजन। उन्होंने जो अदर रिलीजन की वर्शिप होती थी, प्लेस ऑफ वर्शिप, वहाँ पर भी डोनेशन देना स्टार्ट किया। वो इंटरेस्टेड थे अदर रिलीजन्स में भी। एट फतेहपुर सिकरी ही बिल्ट इबादत खाना और हॉल ऑफ वर्शिप। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में उन्होंने इबादत खाना बनवाया। वहाँ पे वो सारे रिलीजन के स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे, जहाँ पे वो लोग अपने रिलीजियस सोशल कस्टम्स को परफॉर्म कर सके। इस डिस्कशन में वो लोग कंक्लूड करते थे कि रिलीजियस स्कॉलर्स हु लेट स्ट्रेस ऑन रिचुअल्स एंड religious principles are usually intolerant of religious beliefs or culture of others and thus create differences among people. Badoni, a historian who lived during Akbar's time, observed that as a result of this discussion, the emperor felt if true knowledge can be attained in all religion, then it is incorrect to say that there is truth in only one religion and other religions are false. जब ये सारा डिस्कशन हुआ अदर रिलीजन्स का सबके बीच में बैठ के, तो उससे उन्हें ये समझ में आया कि किसी भी रिलीजन में अगर ट्रू नॉलेज दिया जा रहा है तो उसे अदर रिलीजन, तो ये कहना गलत होता है कि कोई एक रिलीजन सही है और दूसरी रिलीजन गलत है। जब तक आपको किसी भी रिलीजन के बारे में सही नॉलेज नहीं होगा तब तक आप किसी को भी गलत नहीं बता सकते हो। सो दिस थॉट लेड अकबर टू अडॉप्ट अ न्यू पॉलिसी सुलह कुल विच मीन्स यूनिवर्सल पीस। तो अकबर ने न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करी यूनिवर्सल पीस की। दिस पॉलिसी एडवोकेट्स अ टोटल पीस अमंग ऑल रिलीजन एंड कम्युनिटीज़। इस पॉलिसी से क्या हुआ कि सभी रिलीजन और सभी कम्युनिटीज़ में पीस मेंटेन रहे। इट एम्फेसाइज द मोरल ऑफ ऑनेस्टी, जस्टिस एंड पीस दैट वर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन ऑल रिलीजन्स एंड कम्युनिटीज़। सुलह कुल वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकबर्स स्टेट पॉलिसी एंड वॉज ऑल्सो फॉलोड बाय हिज सक्सेसर जहांगीर एंड शाहजहाँ। ठीक है, ये जो वो पॉलिसी लेके आए थे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था उनकी स्टेट पॉलिसी का, जिसे उनके जो सक्सेसर थे जहांगीर और शाहजहाँ उन्होंने भी फॉलो किया कि सभी के बीच में शांति बनी रहे। इसके लिए वो लोग ये पॉलिसी लेके आए थे। मुगल एम्पायर इकोनॉमिक कंडीशन इन 17th सेंचुरी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इट्स डिक्लाइन। अब 17th सेंचुरी में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी और उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे डिक्लाइन हुआ। During 17th century, Mughals laid the foundation of an efficient administrative system and raised a strong imperial army. 17th century में मुगल्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत एफिशिएंटली रन किया था। उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग इंपीरियल आर्मी भी बना ली थी। देयर बस्लिंग फॉरेन ट्रेड एंड लार्ज कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू मेड एम्पायर प्रॉस्परस। ठीक है, वो जो लार्ज कलेक्शन करते थे लैंड रेवेन्यू का, उससे उनकी एम्पायर अच्छी प्रॉस्परस और वेल्दी हो गई थी। Foreign travelers who visited Mughal Empire speak of the wealth and prosperity of Mughal cities and large towns. जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे वो मुगल एम्पायर को विजिट करते थे, उनके वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के बारे में बोलते थे। इतने बड़े बड़े टाउन्स जो उन्होंने बना लिए थे। विलियम फिंच हु ट्रैवल ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन फाउंड बोथ आगरा एंड लाहौर टू बी मच लार्जर देन लंदन।
ठीक है। जो विलियम फिंच आए थे, कहाँ से आए थे? लंदन से आए थे। तो उन्होंने बताया कि जहांगीर के टाइम पीरियड में जो आगरा और लाहौर थे वो लंदन से भी बड़े थे। Both these travelers, but these travelers also noticed widespread poverty in the empire. बट इन ट्रैवलर ने क्या नोटिस किया? पॉवर्टी भी नोटिस करी एम्पायर में। देर वॉज अ बिग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप था। मुगल एम्परर्स एंड देयर वेल्दी मनसबदार स्पेंट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन बाइंग गुड्स एंड फार्म प्रोड्यूस। और जो मुगल एम्परर्स और उनके जो वेल्दी मनसबदार होते थे वो लोग अपनी मनी स्पेंड करते थे गुड्स खरीदने में, फार्म प्रोड्यूस में, जिससे बेनिफिट किसको होता था? आर्टिसंस को एंड फार्मर्स हु सप्लाइड देम विद दिस गुड्स। हाउएवर जो अदर पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हु वर एक्चुअल प्रोड्यूसर्स रिमेन्ड पुअर बिकॉज ऑफ द हैवी टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन देम। अब बेनिफिट किसको होता था? मनसबदार्स को बेनिफिट होता था क्योंकि वो तो लार्ज अमाउंट में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन भुगतता कौन था? पीजेंट्स, जो उनको हैवी टैक्स देना पड़ता था। इसकी वजह से वो रिच और पुअर का गैप बहुत ज़्यादा हो गया था। They could barely meet their daily necessities, did not have enough money to buy tools and other raw materials. Merchants and bankers accumulated ample wealth as they reaped rich profit from tethering activities. The power of Mughals started declining after the reign of Aurangzeb. अब पावर डिक्लाइन होना कब स्टार्ट हुई? औरंगजेब के टाइम पीरियड से। उनके जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे, इनएफिशिएंट थे। इसका एडवांटेज किसने लिया? इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाया जो मुगल ऑफिशियल से फ्री होना चाहते थे। सम पावरफुल मुगल ऑफिशियल्स बिकेम फ्री ऑफ मुगल होल्ड एंड एस्टैब्लिश देयर ओन इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। अब जो इनके मनसबदार होते थे इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया। उन लोगों ने जिसको जो जहाँ की जागीर दी जाती थी वहाँ के मनसबदार ने अपना एक इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी टेरिटरी वहाँ पर बना ली, जैसे कि हैदराबाद और अवध में हुआ था। They continued to acknowledge the Mughal emperors Delhi as their sovereign, but they held independence command over their kingdom. ठीक है, उनकी सॉवरेनिटी तो दिल्ली से ही थी मुगल एम्परर की, लेकिन जहाँ की जिसको कमांड दी गई थी, जहाँ की जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, जागीर दी गई थी, वहाँ पे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस बना ली। तो वो लोग इसी तरह से उनका किंगडम डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। जिसको जहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसने उनके अगेंस्ट रिबेल किया और अपनी इंडिपेंडेंस बना ली, तो वो रीजनल किंगडम्स होना स्टार्ट हो गए। ओके, अंडरस्टूड।